ओके ओके फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं डीएमआईटी को लेकर। क्या है डीएमआईटी, कैसे है डीएमआईटी, रिपोर्ट में क्या क्या होता है, हम ये विस्तार से सब कुछ समझते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मेरा हर एक सेशन से पहले एक जो सेंटेंस होता है वो कॉमन होता है कि इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया से कब जाना ये हमारे हाथ में नहीं होता है। यानी कि जन्म और मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं होता है, पर इन दोनों के बीच में कैसे जीना है वो हमारे हाथ में होता है। और इसे हम ही डिसाइड करते हैं, हम ही तय करते हैं कि हमें हमारी लाइफ में कैसे जीना है। डर डर के जीना है या मर मर के जीना है या कैसे जीना है, ये हमारे हाथ में होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव नजरिए से हम आगे बढ़ते हैं और डीएमआईटी को जानते हैं। पहले एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो हमारा जो एक इम्पोर्टेंट जो जनरेशन जो होती है, जो हमारी बेस जो होती है वो यंग जनरेशन होती है, दैट इज हमारे बच्चे जो होते हैं। मैं कहना चाहती हूँ हमारे जो बच्चे जो होते हैं ना वो एक फूल की तरह होते हैं, और हमारा काम जो होता है ना वो एक माली की तरह होता है। और एक माली क्या काम करता है, जब वो पौधा अपने घर पे लाता है, वो अपने बाग में अच्छी तरीके से उसे लगाता है, वो देखता है, उसे बहुत सारा ध्यान रखता है, वो देखता है कि वो धूप आ रही हो तो उसे छांव में लाता है, अंधेरा हो तो उजाले में लाता है, अच्छा उसे पानी डालता है, खाद डालता है, अगर कीटक लग जाए ना तो उसे फवारा लगाता है, अगर टेढ़ा बढ़ने लगे ना तो उसे क्या करता है, वो छांटता है। और एक दिन जब उस पर एक कली जब आती है ना तो उसका प्रयास ये नहीं होता है कि उसका एक दिन में ही फूल हो जाए, वो इंतजार करता है, वो जबरदस्ती नहीं करता है, वो रुकता है, धैर्य से काम लेता है और वो कली का फूल में परिवर्तन होने तक का वो प्रयास करता है और ध्यान रखता है और उतना पेशेंस उसमें रहता है। पर हम क्या करते हैं पता है, हमारे फूल पर हमारा ध्यान नहीं होता है, दूसरों के घर में क्या खिला है ना उस पर हमारा ध्यान होता है, और उस पर ध्यान होता है ना वैसे ही हम अपनी फूल को परवरिश देते हैं, वैसे ही हमारे फूल का हम ध्यान रखते हैं। अगर हमारे घर पर अगर मोगरा खिला है और सामने वाले के घर पर अगर गुलाब है ना तो हम ये सोचते हैं कि वैसे ही हम गुलाब जो है हमारे घर पर भी हो, पर अरे वो गुलाब की खासियत अलग है और जो मोगरा जो होता है ना उसकी जो खासियत जो होती है ना वो अलग होती है। और एक मैसेज नीचे आ रहा है कि इंग्लिश में बात करो, पर मुझे लगता है कि 90% जो लोग हैं यहाँ पर जो है आई थिंक हिंदी को प्रेफर करते हैं, पर मोस्टली मैं ज्यादा से ज्यादा जो वर्ड्स है मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश करती हूँ। तो क्या करते हैं हम, दूसरों के घर में जो है वहां पर ध्यान देते हैं, अरे हमारे घर पर जो मोगरा है हम उस पर ध्यान नहीं देते, वो भी तो खास है, उसमें भी अलग कुछ तो भी काबिलियत होती है ना, कुछ तो भी अलग होता है उसमें, पर हमारा ध्यान उस पर नहीं होता है। मैं एक कहना चाहती हूँ, जहां हम भी जो भी लोग यहाँ पर जो है धरती पर वो किसी ना किसी मकसद से आए हैं, किसी ना किसी मकसद से आए हैं। मुझे तो पंजाबी नहीं आता है, हम पंजाबी में अलग सा एक सेशन लेते हैं, इंग्लिश तो तक तो मैं बात कर सकती हूँ, तो एक इंग्लिश और हिंदी हम कंबाइन करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम जो यहाँ पर जो होते हैं वो बहुत अलग अलग जो होते हैं, हम धरती पर आए, हमें अलग अलग एक यूनिक जो चीजें हम हर एक में होती है। जैसे हम कहते हैं कि अरे हम जो भगवान, जो बच्चे जो होते हैं ना भगवान की देन होती है, भगवान का तोहफा होता है। जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं पता है, बहुत अच्छी तरीके से उसको पैकिंग करते हैं, हम देखते हैं कि अरे जिसको हम ये गिफ्ट देने वाले हैं तो वो गिफ्ट उसको कैसे देना है, वो अच्छा पैक करते हैं, क्या वो गिफ्ट उसको काम लाइक
यूज में आने वाला है कि नहीं है, वो भी हम देखते हैं। वो सब कुछ देखकर हम क्या करते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं और उस सामने वाले के बंदे को देते हैं, ताकि उस वो गिफ्ट के अच्छी तरीके से पैक करके देते हैं। ये हमारा नजरिया होता है कि वो जो गिफ्ट है उसको अच्छी तरीके से यूज में आए, काम में आए, ऐसा हमारा थिंकिंग होता है। वैसे ही अगर हम कहते हैं कि भगवान ने जो बच्चे जो दिए होते हैं वो एक गिफ्ट की तरह होते हैं, तो क्या वो ऐसे ही दिए होते हैं? नहीं, वो हर एक में अलग अलग क्या होता है, क्वालिटीज होते हैं, यूनिक टैलेंट होते हैं। अलग अलग जो बच्चे होते हैं हर एक वो खास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम पहचान नहीं सकते हैं। क्यों पहचान नहीं सकते पता है? क्योंकि हम जो बन चुके हैं ना, अभी के जो पेरेंट्स जो बन चुके हैं, अभी का जो जनरेशन बन चुका है, अभी के जो पेरेंट्स की थिंकिंग जो बन चुकी है ना, वो रेसिंग पेरेंट्स बन चुके हैं। हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे को ड्राइंग भी आना चाहिए, मेरा बच्चा अच्छा डांस भी करना चाहिए, मेरा बच्चा अच्छा सिंगिंग भी करना चाहिए। ये बच्चा पूरा क्या करते हैं, ट्यूशंस लगवा देते हैं, बच्चे को कोचिंग लगवा देते हैं, पूरा दिन का स्केड्यूल क्या रहता है वैसे ही उसका बना देते हैं। वो दिन भर में स्कूल में जाता है, आने के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती है उसको लगा देते हैं, और शाम को बच्चा थक थक कर आता है और वो सो जाता है। ना वो अच्छा एकेडमिक्स में कुछ कर पाता है, ना जो हम दूसरा जो होता है ना, जो एक्स्ट्रा करिकुलर, उसमें ना कुछ कर पाता है। ना कहते ना, ना घर का हो जाता है ना घाट का हो जाता है। वैसे ही हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है पता है आपको? 19th सेंचुरी की जो पढ़ाई थी वो 20th सेंचुरी के मेथड से 21वीं सदी के बच्चों को पढ़ाई जा रही है। 21st सेंचुरी के जो स्टूडेंट्स है उनको वो नॉलेज दिया जा रहा है। मुझे बताओ कैसे होगा? जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही हमें भी अपडेट होना जरूरी है, वैसी अपडेशन होना जरूरी है। क्योंकि आजकल के एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें क्या पढ़ाया जाता है पता है? जीव शास्त्र तो पढ़ाया जाता है पर जीवन शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है। चित्रकला पढ़ाई जाती है पर चारित्र्य कला नहीं पढ़ाई जाती है। गणित तो पढ़ाया जाता है पर जीवन का गणित कैसे सॉल्व किया जाए ना, ये नहीं बताया जाता है। इसलिए सब जो हो चुके हैं ना, पेरेंट्स कंफ्यूज हो चुके हैं, और बच्चे जो है ना वो क्या हो चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, स्ट्रेस बढ़ चुका है। जैसे कपड़ों का नया नया फैशन होता है, जैसे हम ट्रेंड ये वर्ड यूज करते हैं जब नया फैशन आता है, वैसे ही शब्दों का फैशन आया है, डिप्रेशन और स्ट्रेस। अगर आप पीछे पास्ट में जाओ ना, तो कभी आपने ये स्ट्रेस, तनाव जो होता है, और ये डिप्रेशन, ये ऐसा वर्ड कभी सुना भी था? पर अभी के अगर ये 5-6 साल का बच्चे को अगर पूछोगे ना, तो भी उसको पता होता है स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। वो भी ट्रेंड बन चुका है अभी। तो ये कारण क्या होता है? पता है कारण क्या होता है? बच्चों में अभी क्या चल रहा है पता है? कंपटीशन। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे को छोड़कर हम दूसरों के बच्चे को ध्यान देते हैं, और हमारे बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे ये देख वो कैसा कर रहा है, तुझे भी वैसा ही आना चाहिए। कंपैरिजन करते हैं, इससे कंपटीशन बढ़ता है। इससे क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है। और भी एक अपडेटेड स्ट्रेस आ गया है, सोशल मीडिया का स्ट्रेस आता है। पता है आपको सोशल मीडिया का क्या स्ट्रेस होता है? जब अगर कोई पिक्चर, अगर फोटो अगर क्लिक करके अगर बच्चा डाल दे, बच्चा नहीं आप भी अगर डाल दे ना, तो एक्सपेक्टेड अगर लाइक्स नहीं आए और कमेंट्स नहीं आए ना, तो भी आप डिप्रेशन में चले जाते हो। हमारा जो रिमोट कंट्रोल जो है ना, वो हमने दूसरों के हाथ में दे दिया है। इसलिए हमारा जो लाइफ का जो कंट्रोल जो है ना, हमने दूसरों के हाथ में दे दिया है। वो जैसे बटन दबाते हैं ना, वैसे हम रिएक्ट करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रेस वर्ड जो है, ये घबराहट जो डर है ना, वो बहुत ही बच्चों में हावी करता है, और जो उनकी प्रोग्रेस जो होती है ना, उनको क्या करता है, वो सप्रेस करता है। वो आगे बढ़ने नहीं देता, एक्सप्लोर नहीं करने देता। इससे मुझे एक एग्जांपल याद आता है। एक इंसान जो था, मुझे सब लोग सुन रहे हैं या लेफ्ट हो चुके हैं? थोड़ा अपडेटेड, थोड़ा एक्टिव हो जाइए, थोड़ा मैसेज अगर करोगे तो मुझे भी लगेगा कोई सुन रहा है मुझे। तो एक इंसान था, वो गांव के बाहर खड़ा हुआ था।
जब वो गांव के बाहर खड़ा हुआ होता है, वहां से यमराज जी गुजर रहे होते हैं और वो यमराज जी से पूछता है कि यमराज जी आप मेरे गांव में क्यों जा रहे हो? तो यमराज जी कहता है कि आज मैं तेरे इस महीने में मैं तेरे गांव से 50 लोगों को उठाने आया हूँ, उनका समय वक्त अभी आ चुका है। जैसे वो यमराज जी वो कहकर, वो बात कहकर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही वो इंसान क्या करता है, अपना फोन लेता है और अपने गांव वाले लोग, जो जान पहचान वाले लोग होते हैं ना, उनको फोन घुमाता है, उनको लगाता है, उनको कॉल करता है, अरे सुनो, यमराज जी हमारे गांव में आ रहे हैं, संभाल के रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, संभाल कर रखना, वो लोगों को लेने आए हैं। ये ऐसे करके सभी लोगों को फोन करके सब कुछ जो उसके होते हैं ना आजू बाजू वाले, सभी को वो बता देता है। फिर क्या होता है, उस महीने 50 लोग नहीं, 500 लोग उस गांव से जो होते हैं ना वो मर जाते हैं। और अगली बार जब वो इंसान यमराज जी से मिलता है, तब वो पूछता है, यमराज जी आपने झूठ कहा था, आपने तो 50 लोगों का ही बोला था, आपने तो 500 लोगों को उठा लिया। तब यमराज जी उसे कहते हैं, अरे मैंने तो 50 लोगों को ही उठाने के लिए मैं आया था, मैंने 50 लोगों को ही उठाया है, पर मेरे जाने के बाद जिसको जो तूने फोन घुमा के जो बताया, अरे यमराज जी आ रहा है, संभाल के रखना, वो डर के कारण बाकी 450 मर गए हैं, स्ट्रेस के कारण मर गए हैं, डर के कारण वो मर गए हैं। ये डर जो होता है ना, वो बहुत ही डेंजर जो वर्ड होता है ना, बहुत ही होता है। क्योंकि अगर आपने देखा है इसी साल का कोरोना का जो अगर आप एग्जाम्पल अगर देखोगे ना, तो बहुत सारे लोग डर के कारण ही पहले जा चुके हैं, डर के कारण ही हो चुका है। अगर स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो क्या होता है, वातावरण में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, उससे क्या हो जाता है, जैसे कोरोना में क्या हो गया था, स्ट्रेस बढ़ गया, डर बढ़ गया, तो नेगेटिविटी बढ़ जाती है, हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। वैसे ही हमारा क्या होता है, जैसे डर बढ़ गया, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये स्ट्रेस जो होता है ना, बहुत ही बुरा है। इसलिए हमें स्ट्रेस नहीं, हमें हेल्दी लाइफ जीना है, मेंटली हमें स्ट्रांग बनना है। ये स्ट्रेस का कारण क्या हो चुका है, ये कंफ्यूजन जो है वो हमें दूर निकालना है, हमारे से भी और हमारे बच्चों से भी। क्योंकि क्या होता है पता है, जब एग्जाम आती है ना, तब हम क्या करते, अरे एग्जाम आ रही है पढ़ाई कर, वो बच्चे को कुछ स्ट्रेस नहीं लगता, बच्चे को कोई डर नहीं लगता, पर हम कहते अरे एग्जाम आ रही है तो भी तुझे डर नहीं लगता, एग्जाम आ रही है तो भी तुझे डर नहीं लगता। ये कह के क्या होता है, उसको मेंटली फिट हो जाता है, अरे एग्जाम है इज इक्वल टू डर है, एग्जाम है इसलिए स्ट्रेस है, तो ये माइंड में बिठा लेता है। और जब भी एग्जाम आती है ना, तो मेंटली वो सिग्नल आता है और स्ट्रेस होने लगता है। तो ये हमें बच्चों से दूर करना है, ये जो डर है ना वो हमें भगाना है। और ये क्या है, हमें आज पता चलेगा कि ये क्या होता है, ये कंफ्यूज सिचुएशन क्यों आ जाती है बच्चों में। क्योंकि अगर देखोगे ना, अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम कहते हैं अरे मेरे बाल ऐसे ही तो सफेद नहीं हुए ना, मेरा सुन, जो मैं कहता हूं ना वैसा कर, हम ये ऐसा बोलते हैं। बच्चों का क्या आंतरिक गुण जो है, जो इनबॉर्न टैलेंट क्या है, ये हम जान नहीं पाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है उसके, वो हम नजरअंदाज करते हैं। और हमारी जो राय जो होती है, हमारे जो व्यूज जो होते हैं, वो हम उस पर डालते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे उसने करना चाहिए, ऐसा हम करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। जब बच्चा एक 7-8 साल का होता, 7th-8th स्टैंडर्ड में होता है ना, तब वो कुछ बात करने की कोशिश करता है ना, तब हम क्या कहते हैं, अरे तू रुक, तू शांत है, तू छोटा है, अभी कुछ मत कर, जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब तू क्या करना चाहता है वो करना। जब बच्चा है ना 10th में आ जाता है ना, तब वो बच्चा कुछ बोलने की कोशिश करता है ना कि मैं ये करना चाहता हूँ या वो करना चाहता हूँ या मुझे ऐसे में इंटरेस्ट है, तब वो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे 10th स्टैंडर्ड है, तेरा है ना टर्निंग पॉइंट है, अभी तुझे अभी 10th स्टैंडर्ड पर ध्यान रखना है, यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन 10th स्टैंडर्ड, ये तेरा 10th स्टैंडर्ड टर्निंग पॉइंट है। तब वो बच्चा क्या करता है, सुनता है और वैसे ही करने लगता है। उसका 10th और 12th हो जाता है और फिर वो करता है, अरे मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ,
तब बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, अभी का ट्रेंड क्या है, कंप्यूटर में जाना है, आईटी फील्ड चूज करना है या डॉक्टर करना है, तुझे यही करना है, मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा जो है ना, जो मेरे गोल्स है, मेरे सपने जो है ना, मैं नहीं कर पाया, तू कर अभी। तो वो क्या करते हैं, हमारे सपने उस पर लादते हैं, और वो क्या करता है, किसी ग्रेजुएशन का एक एडमिशन ले लेता है, डॉक्टर हो या इंजीनियरिंग हो, उसमें एडमिशन ले लेता है। और फिर क्या होता है, बच्चा जब 24-25 साल का हो जाता है ना, जब वो कुछ राय बोलने की कोशिश करता है या कोई पूछने की कोशिश करता है ना कि मैं क्या करूं अभी, तब पेरेंट्स लोगों का एक क्वेश्चन होता है, अरे 25 साल का हो गया, तू खुद का सोच नहीं सकता। पर अगर पास्ट में अगर जाओगे ना, तो क्या आपने उसे मौका दिया सोचने का कि क्या वो करे या क्या ना करे? कभी नहीं किया। तो वो 25 साल का होने के बाद वो क्या अपना डिसीजन ले पाएगा? वो नहीं ले पाएगा, वो डिपेंडेंट ही रह पाएगा। हम क्या करते हैं, बहुत सारा है ना, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। फिजिकली हम क्या करते हैं, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, वो इमोशनली भी स्ट्रांग नहीं हो पाता है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स अगर लाइफ में आ जाए ना, तो वो कमजोर हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसलिए हमें फिजिकली स्ट्रांग तो हम बनाते हैं जिम को जाकर, अच्छा उसे खाना खिलाकर, वैसे ही हमें इमोशनली भी स्ट्रांग बनाना है, वैसे ही हमें इंडिपेंडेंट उसे बनाना है, वैसे ही हमारा परवरिश भी होना चाहिए, वैसे ही हमें उसको डायरेक्शन भी देना है। क्योंकि आजकल का अगर एजुकेशन सिस्टम अगर देखोगे, आज का अगर करियर अगर देखोगे, तो हर पेरेंट्स इंडिया में ऑलमोस्ट 75% जो पेरेंट्स है, 75% जो अपना जो इन्वेस्टमेंट जो है ना बच्चों पर लगाते हैं, अपना जो आर्थिक इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ना बच्चों को लगाते, अच्छे ब्रांडेड स्कूल में भेजते हैं। उनको ऐसे लगता है कि अगर अपने बच्चों को ब्रांडेड स्कूल में अगर भेजा जाए ना, तो अपना बच्चा भी ब्रांडेड ही बनेगा। मतलब क्या, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, स्कूल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। और इतना खर्च करने के बाद भी 25 साल का हो जाता है, उतना खर्च करने के बाद 25-30 लाख तो एवी खर्च कर देते हैं पेरेंट्स, और वो खर्च करने के बाद भी उसको 10,000 की भी नौकरी मिल जाए ना, ये भी उसका गारंटी नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, जो उसने किया होता है ना, वो उसका इंटरेस्ट का फील्ड नहीं होता है, उसका जो अंदर का टैलेंट जो होता है वो ही नहीं होता है। जैसे लोग जाते हैं ना, वैसे वो भागने लगता है, उसके फ्रेंड्स गए ना, वैसे वो भागने लगता है, जैसे उसके पेरेंट्स ने कहा ना, वैसे वो भागने लगता है। इसलिए गारंटी भी नहीं होता है कि वो 25-30 का भी 25-30 लाख अगर आपने खर्च कर दिए, तो भी 25 साल की उम्र में 10,000 की नौकरी भी मिल जाए ना, उसकी गारंटी नहीं होती है। इसलिए अगर ये सभी कंफ्यूजन को अगर हमें दूर करना है ना, तो पहले से ही हमारे बच्चों की अंदर शक्ति क्या है, उसके क्या टैलेंट है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर वो टैलेंट हम जान लेना, तो उसी डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना, अगर एक नाविक अगर बहुत बड़े समंदर में अगर वो भटक जाए ना, तो उसकी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर एक बार में अच्छी डायरेक्शन अगर उसे मिल जाए ना, तो वो मंजिल तक वो बच्चा और हम जो है, हम भी, ऐसा नहीं कि हमारा जो ये कंसेप्ट है सिर्फ बच्चों के लिए है, पर हमारे जनरेशन में भी है, लाइक किसी भी एज के जो है वो डीएमआईटी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मंजिल तक, अच्छी राह तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हर्डल्स बहुत लाइफ में होते रहते हैं, तो अच्छा दिशा अगर हमें पता चल गई ना कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, तो उसी दिशा में हम जा सकते हैं। तो ये हम अभी हम जाते हैं डीएमआईटी की ओर। जैसे जब आपने देखा है, अगर आप एक फोर व्हीलर खरीदते हैं या अगर आपने एक मोबाइल भी खरीदते हैं ना, तब उसके साथ में एक मैनुअल आता है। पता है उस मैनुअल में क्या होता है, कि ये मोबाइल को कैसे फंक्शन किया जाए, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसे ऑपरेट किया जाए, हाउ टू यूज दी मोबाइल, ऐसा एक मैनुअल हमें मिलता है। उस मैनुअल के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ दैट मैनुअल, हम क्या करते हैं, वी ऑपरेट दी मोबाइल, ऑपरेट करते हैं, वैसे करते बराबर। पर जब हमने जन्म लिया था, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, वो ब्रेन जो होता है, क्या इसका हम मैनुअल लेके आए थे साथ में? नहीं लेके आए थे। इसलिए हमें पता ही नहीं है कि
हमारे ब्रेन में क्या होता है, क्या क्या फंक्शन है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर ये मैनुअल हम सबको मिल जाए तो कैसा होगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मेरा एक प्रश्न है आप सभी से, आपको क्या लगता है कि आपका जो ब्रेन होता है, आप सभी को है ब्रेन है, दिमाग है अंदर, सॉरी दिमाग नहीं मैं बोलती हूँ, ब्रेन है, इसमें अंदर ब्रेन होता है, ये पता है सभी को, पता है सभी को? यस पता होता है। तो उसमें ऐसा कुछ दो ब्रेन होते ये पता है कि एक ही ब्रेन होता है ऐसा पता है? एक ब्रेन होता है या दो होते हैं? एक होता है या दो होते हैं? दो होते हैं। ओके तो हमारा जो ब्रेन होता है, अभी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि आपको क्या लगता है हमने कितने प्रतिशत, हमारे हाउ मेनी परसेंटेज हमने हमारा ब्रेन का यूज किया है? कितने परसेंटेज आपको लगता है कि आपने आपके ब्रेन का यूज किया है? 10%, 0.5%, 10%? ओके अगर जिन्होंने 10% लिखा है मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि जो आइंस्टाइन थे ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने 4.5% अपने ब्रेन का यूज किया है। तो आप अपना कैलकुलेशन लगा दीजिए कि आपने कितना यूज किया होगा। अगर आपने देखा ना, अगर एवरेज अगर देखा ना, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट, मुझे लगता है पॉइंट नॉट 1% होगा, पर मैं कहती हूँ 1% तक ही हम अपना ब्रेन का यूज करते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं होता है कि कैसे हम इस्तेमाल किया जाए, क्या हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है। बहुत लोगों ने 0% भी लिखा है, तो वो अपनी अपनी राय हो सकती है। तो हम अभी जानते हैं कि ये कंसेप्ट क्या होती है, ये मैनुअल क्या है, और इस मैनुअल का जो नाम है उसका नाम है DMIT, डर्मेटोग्लिफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। तो अभी ये जानते हैं कि डर्मेटोग्लिफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होती है। पहले हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, पहले वो एक वर्ड देखते हैं, दैट इज डर्मेटोग्लाइफिक्स। डर्मा मतलब जो हमारी स्किन जो होती है उससे क्या कहते हैं, डर्मा। और जो ग्लाइफिक्स जो होते हैं उस पर जो कार्विंग जो होती है, अगर अपने फिंगर्स को अगर आप देखोगे तो आप ये कार्विंग आपको दिखेगी, तो उस कार्विंग को क्या कहते हैं, ग्लिफिक। एंड स्टडी, उसका स्टडी, उस पर रिसर्च जो किया गया है वो डॉक्टर कमिंस इन्होंने किया है। टू स्टडी ऑफ डिफरेंट जो पैटर्न्स होते हैं ना हमारे जो फिंगर्स के, जो डॉक्टर कमिंस है उन्होंने किया है। और बाद में जो आता है मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, वो जो मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है, जो डॉक्टर गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने रिसर्च किया है कि हमारे जो अंदर जो ब्रेन होता है उसमें अलग अलग लोब्स होते हैं। लोब्स मतलब पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रीफ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऐसे हर एक का अलग अलग क्या होता है, फंक्शन। जैसे हमारे मोबाइल जो होता है उसमें अलग अलग क्या होता है, फंक्शन। जैसे कैलकुलेटर हो तो वो कैलकुलेटर के लिए होता है, अलार्म जो टाइमर हो तो वो टाइम सेट करने के लिए, तो अलग अलग फंक्शन होता है। वैसे ही हमारे ब्रेन का जो लोब्स होते हैं ना उसमें क्या होता है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो स्टडी ऑफ डिफरेंट लोब्स जिन्होंने किया है, उस पर रिसर्च करने के बाद 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस ढूंढ के निकालिए, रिसर्च किया है, इन्वेंट किया है 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस, कि हमारे में कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है उन्होंने इस पर रिसर्च करके इन्वेंट किया है। तो हम ये जानेंगे कि वो क्या है। तो जब एक बच्चा माँ की पेट में होता है 13 to 19 वीक्स तक, जब ये बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तब उसके ब्रेन की डेवलपमेंट होती रहती है। और ब्रेन की डेवलपमेंट जब भी होती है तभी साइमल्टेनियसली उसके जो हाथों की फिंगरप्रिंट जो होती है, या जो फिंगरप्रिंट जो हमारे हाथों की और पैरों पर जो होते हैं उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो साइमल्टेनियसली होती रहती है, पैरेलली होती रहती है। और इस पर रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि हमारा जो ब्रेन है और हमारे जो कार्विंग जो है, फिंगरप्रिंट जो है, उसका कोरिलेशन है। और उस कोरिलेशन को दर्शाने वाली जो टेस्ट है उसको हम कहते हैं DMIT टेस्ट।
जब बच्चा एक माँ के पेट में होता है, सबसे पहला जो ऑर्गन जो डेवलप होता है ना बच्चे में, वो होता है ब्रेन। ब्रेन की डेवलपमेंट जो होती है पेट के अंदर से ही होती है, और जैसे ही बच्चा बाहर आता है ना, उसका फंक्शन होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। उसकी डेवलपमेंट माँ के पेट में जब होती है ना तभी हो जाती है, और जब बच्चा जन्म लेता है ना तब वो फंक्शन करना शुरू कर देता है। और उसको ये जो फैक्टर्स जो होते हैं, 3 फैक्टर्स जो होते हैं जिस पर ये डीएमआईटी जो होती है निर्भर होती है, डिपेंड होती है। वो 3 फैक्टर्स क्या होती है, जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन जो जाती है वो डेवलपमेंट का एक कारण होता है, रीजन होता है। देन जो होता है कि द माँ, मदर जिस इन्वायरमेंट में होती है वो भी डिपेंड होता है। थर्ड जो होता है कि मदर जो होती है, माँ कौन सा विचार करती है उस पर भी डिपेंड होता है। ये 3 फैक्टर्स पर जो हमारी डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, उस पर डिपेंड होता है। आपको पता है जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो एक गर्भ संस्कार, आपने वो वर्ड सुना होगा, जिसमें क्या हम माँ को कहते हैं कि अच्छा भगवत गीता सुनिए, अच्छा मोटिवेशनल जो है सुनिए, धार्मिक किताबें और ऐसा सुनिए, स्पिरिचुअल जो बुक्स होती है वो पढ़े, ताकि उस बच्चे की डेवलपमेंट भी वैसी होती जाती है। इसलिए हम माँ को ये कहते हैं। ये 3 कारण होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। तो इस पूरे फैक्टर पर डिपेंड होता है हमारा क्या होता है, डीएमआईटी टेस्ट। जो डीएमआईटी जो होता है वो हमारे जो ब्रेन के लोब्स है उस पर डिपेंड होता है, हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उस पर डिपेंड होता है, और जो हमारे जो इंटेलिजेंस होते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, उस पर डिपेंड होता है। और ऐसी जो टेस्ट है हम उसे क्या कहते हैं, डीएमआईटी टेस्ट। अभी मेरा ये आपसे सवाल है, अगर मैंने ये ग्लास अगर मेरे हाथ में उठाया है तो ये मेरे किस ब्रेन का काम हो सकता है? ये ग्लास मैंने उठाया है तो ये मेरे किस ब्रेन का काम हो सकता है? किसी भी ब्रेन का काम नहीं है, वो हाथ का काम है। क्या लगता है आपको किस ब्रेन का काम हो सकता है? बाया दाया नहीं, राइट लेफ्ट में बताइए ताकि मुझे समझ आए। तो ये मैंने राइट हैंड में पकड़ा है, बराबर है, तो किस ब्रेन का काम हो सकता है? मैंने तो ये राइट में पकड़ा है, तो लेफ्ट क्यों बात कर रहे हो आप सभी लोग? ओके, तो बहुत लोगों को पता है लगता है कि हमारा जो ब्रेन जो होता है ना वो क्रॉस में काम करता है। अगर राइट है ना तो हमारे वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट है ना वो हमारे राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। और हमारे जो ब्रेन होता है ना, राइट और लेफ्ट ब्रेन, उसका फंक्शन जो भी है ना वो भी अलग अलग होता है। वो फंक्शन में थोड़ा एक बताना चाहती हूँ शॉर्ट में। हमारे जो लेफ्ट ब्रेन का जो फंक्शन जो होता है ना, वो कौन सा होता है, जो हम एकेडमिक्स में सीखते हैं, जो हम स्कूल में जाके सीखते हैं, वो हमारे लेफ्ट ब्रेन का काम होता है। और जो हम क्रिएटिव कुछ करते हैं, जो नया क्रिएशन जो करते हैं, जो इन्वेंट करते हैं, वो हमारे राइट ब्रेन का काम होता है। आपने देखा गया होगा कि जो क्रिएटिव लोग जो होते हैं ना, बहुत सारे, जिनको ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, जिनको कला क्षेत्र में इंटरेस्ट होता है, जिनको डांस में इंटरेस्ट होता है, स्केच में इंटरेस्ट होता है, म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में लाइक इंटरेस्ट होता है, तो वो मोस्टली जो होते हैं ना लेफ्टी होते हैं, लेफ्टी, वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। तो वो जो होते हैं ना वो क्रिएटिव होते हैं, वो अपना लेफ्ट राइट ब्रेन का यूज करते हैं। तो ये छोटा सा उस पर नॉलेज है जो मैंने थोड़ा शेयर किया है, ताकि वो आपको भी समझ आना चाहिए कि हमारे जो यहाँ पर जो स्क्वायर पार्ट है उसका क्या यूज होता है, बराबर है। तो मैंने बता दिया आपको राइट और लेफ्ट ब्रेन का क्या काम होता है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं कि जो डीएमआईटी जो टेस्ट होती है उसमें क्या क्या कवर किया जाता है, क्या क्या समझ आता है। जैसे हमारे ये जो मोबाइल है उसमें अलग अलग फंक्शन होते हैं ना, कि एक मूवी लाइक आप कैमरा है जिसमें फोटो भी निकाल सकते हो, या टाइमर है उसमें आप टाइम लगा सकते हो, या व्हाट्सएप होता है उसका अलग एक फंक्शन होता है। वैसे में अलग अलग आपको जो अपने डीएमआईटी रिपोर्ट में क्या क्या कवर होता है ना, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर नए हैं, तो हम ऐसा ब्रीफली में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि क्या क्या होता है, ताकि आप लोगों को भी बता सकते हो और आप भी उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो पहली जो चीज हम
बताएंगे कि हमारे जो डीएमआईटी है ना, उसमें हमें क्या पता चलता है, पता है? लर्निंग स्टाइल। अभी ये लर्निंग स्टाइल क्या फंडा होता है ये मैं बताती हूँ आपको। हमारा जो ब्रेन जो होता है ना, उस तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए माध्यम होता है। जैसे मेरी बात आप तक पहुंचाने का जो ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये एक माध्यम है, वैसे ही हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाने के लिए क्या होता है? माध्यम होता है। अगर ये मोबाइल ना हो तो मेरी इंफॉर्मेशन आप तक जाएगी? नहीं जाएगी। अगर ये मोबाइल हो पर इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो ये इंफॉर्मेशन जाएगी? नहीं जाएगी। अगर इंटरनेट कनेक्शन है पर वो अच्छा नहीं है तो क्या मेरा इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से आएगी? नहीं आएगी। क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन, जो कनेक्शन हमारे बीच में अगर स्मूथ हो, अच्छा हो, तो ही इंफॉर्मेशन आती है। वैसे ही हमारे ब्रेन का होता है। हमारे ब्रेन के अलग अलग क्या होते हैं पता है? हाईवेज होते हैं। जैसे अगर आपको पूना पूना बहुत लोगों को पता है, पूना अगर पूना आपको आना है तो बहुत सारे पूना को कनेक्ट करने वाले हाईवेज होते हैं। अगर वो हाईवे अच्छा नहीं हो तो आप अच्छी तरीके से आ पाओगे? नहीं। अगर हाईवे अच्छा हो, स्मूथ हो, तो आप अच्छी तरीके से आ पाओगे? यस। तो वो हाईवे क्या होता है? ये होते हैं हमारे लर्निंग स्टाइल, जो हमारी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाने के लिए जो हमारी माध्यम होते हैं ना, वो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जो इंद्रियां होती है, 5 सेंसेस। पहला जो सेंस होता है वो आपको पता है कौन से सेंसेस होते हैं? टू सी, टू हियर, और क्या होता है? टच, स्मेल, वो होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? सेंसेस होते हैं। टच भी होता है। ये सारे क्या होते हैं? सेंसेस होते हैं। तो ये सेंसेस के आधार पर हमारे तक इंफॉर्मेशन क्या जाती है? ऑन द बेस ऑफ दिस सेंसेस हमारे अंदर क्या जाती है? इंफॉर्मेशन जाती है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जाती है। साउंड जाता है वाया यस, राइट? आप मुझे देख पा रहे हो बाय योर आईज टू सी। ये हमारी क्या होते हैं? सेंसेस। अगर ये मेरा आईज क्लोज है तो क्या मैं आपको देख पाऊंगी? नहीं। तो हमारे कौन से ऐसे हाईवेज है जिससे हमारे ब्रेन तक अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन जा पाएगी? तो 3 मेन हाईवेज है। पहला जो होता है दैट इज ऑडिटरी, सुनकर, हियर करके, सुनकर। अगर मैं अच्छे कोई किसी का अंदर हाईवे जो होता है ना वो स्मूथ होता है। अगर ऑडिटरी हाईवे अगर आपका स्मूथ हो तो आपको कोई भी चीज सुनकर, बाय हियरिंग, यू कैन टेक दैट इंफॉर्मेशन 100%, आप उसे क्रॉस कर सकते हो। दूसरा जो हाईवे जो होता है विजुअल, देख करके आप इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से आ सकती है। और तीसरी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, कुछ करके। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगी कि ये क्या है। अगर आपका बच्चा, उसका जो हाईवे अच्छा जो है वो है काइनेस्थेटिक, जो लास्ट आता है, पहला ऑडिटरी, देन विजुअल, देन काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मतलब कुछ करके, बाय डूइंग, राइट? खुद करके। तो अगर आपके बच्चे के अंदर जो हाईवे अच्छा जो है, लर्निंग स्टाइल आपके बच्चे के अंदर अगर काइनेस्थेटिक अच्छी है, मीन्स कुछ करके अच्छी है, और अगर आप उस बच्चे को ट्यूशन लगा दो तो कैसा होगा? कैसा होगा? तो वो वेस्ट जाएगा। ट्यूशन में क्या होता है? उसका ऑडिटरी अगर स्किल अच्छा है, उसका ऑडिटरी लर्निंग पावर अच्छा है, तो यस आप ट्यूशन को उसको लगाओ। अगर उसका खुद करने की अच्छी उसकी लर्निंग स्टाइल है, कुछ करके वो कर सकता है, खुद सेल्फ लर्न करके वो कर सकता है, तो उसको ट्यूशन लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो अगर इस बच्चे की लर्निंग स्टाइल अगर आपको समझ आ जाए ना, तो अच्छी तरीके से बच्चों तक आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। अगर आपका बच्चा है ना मोबाइल पर ज्यादा रहता है, शैतानी बहुत ज्यादा करता है, और उसका अगर लर्निंग स्टाइल विजुअल है, और आप उसको डांटे जाए, अरे मोबाइल में ही रहता है, सुनता नहीं है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया, आप ये उसको बोलते रहोगे तो उस पर कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर वो विजुअल है, अगर आप उसको दिखा देना कि इतने देर मोबाइल में रहने के बाद या तू कैसे चिड़चिड़ा करता है, तू कैसा दिखता है, गुस्सा करता है, जब एंग्री होता है तब वो कैसा दिखता है, अगर ये आप उसको दिखा देना तो वो अच्छे से शांत रह जाता है। उसको समझ आ जाता है, अरे मैं गुस्सा करने के बाद मैं ऐसा दिखता हूँ। तो ये अगर विजुअल है तो ऐसा। अगर आपको आपके बच्चे की या आपकी अगर लर्निंग स्टाइल पता चल जाए ना, कोई भी इंफॉर्मेशन 100% आपके अंदर जाएगी। तो ये आपके अंदर, ये आपको लेकर या आपको बच्चों को लेकर
ये आपको कभी कंप्लेंट नहीं आएगी कि अरे बच्चा बहुत पढ़ता है पर वो याद नहीं रहता। ये कंप्लेंट तो आपकी हमेशा के लिए छूट जाएगी। देन आता है, ऑलमोस्ट 10:17 हो चुके हैं तो मैं थोड़ा सा भागती हूँ। तो देन आता है क्वेश्चन जो होते हैं। मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है? ओके तो नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन होता है कि आपने अभी तक जो देखा है कि बच्चे का आईक्यू क्या है। ये आप सभी लोगों ने देखा है कि हमेशा हम क्या करते हैं कि बच्चा कितना इंटेलेक्चुअल, क्वेश्चन उसका कैसा है, ये ही हम उस पर ही ज्यादा ध्यान देते, कंसंट्रेट करते, पर हम ये नहीं देखते कि उसका ईक्यू, उसका इमोशनल क्वेश्चन क्या है, उसका क्रिएटिव क्वेश्चन क्या है, उसका सोशल क्वेश्चन क्या है, उसका विजुअल क्वेश्चन क्या है, ये हम देखते नहीं है। अगर ये समझ में आ जाए तो हमें समझ आ जाए कि बच्चे के अंदर क्या है। अगर एक बार इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन अच्छा नहीं हो, कम हो तो भी चलेगा, पर इमोशनल क्वेश्चन वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपको समझ आ जाए ना कि उस बच्चे का इमोशनल क्वेश्चन, क्योंकि अगर इमोशनल क्वेश्चन अच्छा हो ना तो वो कितने भी आपके लाइफ में कुछ भी आ जाए तो वो अच्छी तरीके से फेस कर सकता है। लोगों के साथ उसका रिलेशन अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ आईक्यू अच्छा हो ना तो वो अलग ही एक लेवल में चला जाता है और उसको वो ही दिखता है, ऊपर वाले देखते, वो नीचे देखता नहीं, लोगों से उसका अटैचमेंट नहीं होता है। इसलिए आईक्यू हो अच्छा पर उसके साथ ईक्यू भी अच्छा होना चाहिए, उसके साथ उसका एडवर्सिटी क्वेश्चन भी अच्छा होना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में, एडवर्स सिचुएशन में वो कैसे फेस करता है, वो कैसे ओवरकम करता है, ये भी उसका जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट होता है जानना। तो इसके अगर आपका आईक्यू अच्छा हो तो वो खुद अच्छा पोजीशन पर हो सकता है। अगर उसका ईक्यू अच्छा हो ना तो वो लोगों को साथ लेकर चल सकता है। उसका अगर ईक्यू अच्छा हो ना तो वो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, हर्डल जो आते हैं ना उसको फेस कर सकता है। और उसका सोशल क्वेश्चन एसक्यू अगर अच्छा हो ना तो वो लोगों के लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि नॉलेज जो होता है ना वो हमारे तक सीमित नहीं। अगर हमारा नॉलेज अगर दूसरों के काम में नहीं आ सकता है ना, लोगों के काम में नहीं आ सकता है ना, वो नॉलेज का कुछ यूज नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं ये भी डीएमआईटी से समझ आते हैं। देन हम आते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी टाइप्स होती है, दैट इज डिस्क प्रोफाइलिंग जो होता है। पहला जो प्रोफाइलिंग होता है ना, पर्सनालिटी टाइप होती है। डीएमआईटी में 4 पर्सनालिटी होती है। पहला जो होता है डोमिनेंट पर्सनालिटी, उसको क्या कहते हैं हम, ईगल पर्सनालिटी। ईगल कैसा होता है, एग्रेसिव होता है, बोल्ड होता है, पर बहुत ही गोल ओरिएंटेड होता है। उसका पॉजिटिव भी गुण होता है, नेगेटिव भी उसमें क्वालिटीज होती है। पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी क्वालिटीज उसमें होती रहती है। तो ईगल पर्सनालिटी होती है। वो क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वो कभी ना लोगों के साथ में नहीं, वो खुद जो होता है ना उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, वो अंदर से ही मोटिवेशन फील करता है। ईगल जो पर्सनालिटी होती है वो। देन दूसरी जो पर्सनालिटी होती है ना, पिकॉक पर्सनालिटी होती है। इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ शब्द भी बोल देते हैं ना, कुछ वाक्य भी बोल देते हैं ना, तो लोगों पर एक अलग सा इन्फ्लुएंस कर देते, प्रभावित कर देते। लोग उसके उससे क्या हो जाते, अट्रैक्ट होने लगते। ऐसे भी लोग होते। वो कौन से लोग होते, पिकॉक। आपने पिकॉक को देखा होगा कि जब वो अपने पूरा जो पंख होते जब वो फैलाते हैं तो लोग बाकी पिकॉक को क्या करते, अट्रैक्ट करते, लोगों को अट्रैक्ट करते। वैसी पिकॉक जो होती पर्सनैलिटी, उनमें क्वालिटीज होती है। देन जो आती है वो होती है डव पर्सनैलिटी, दैट इज स्टडी पर्सनैलिटी। बहुत ही शांत, जो डव पता है आपको, पिजन जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, बहुत ही शांत, स्टडी जो होता है, धीरे धीरे काम करता है, कभी कभी उसको मोटिवेशन की जरूरत होती रहती है। तो ऐसा पर्सनालिटी जो होता है डव। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आपको सिर्फ थोड़ा सा एक उसका समझ आ जाए कि वो क्या है। एंड द लास्ट पर्सनालिटी इज आउल पर्सनालिटी। आउल जो होता है ना वो कैसा होता है पता है, बहुत परफेक्शनिस्ट होता है, बहुत ऑब्जर्वेशन स्किल उसमें होती रहती है, दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखते रहता है, अपने आप को सुधारते रहता है, बहुत परफेक्शनिस्ट होता है। ऐसे 4 जो टाइप्स के क्या होते हैं, पर्सनालिटीज होते हैं। देन कम्स द मल्टीपल इंटेलिजेंस।
eight types of multiple intelligence are there. First is musical intelligence. Musical intelligence मतलब क्या होता है, जिनको म्यूजिक से बहुत इंटरेस्ट होता है, लगाव होता है। जैसे क्या होता है, बहुत जो बच्चे होते हैं ना, क्या होता है जब अपने डिनर टेबल या लंच जो अपना टेबल होता है ना, जब वो खाने आते हैं तो प्लेट लगाने से पहले अपना क्या बजाते हैं, वो एक तबले जैसा बजा लेते हैं। तो समझ लेना कि इसमें जो है ना थोड़ा सा म्यूजिकली जो है उसमें अच्छा है। तो ऐसे स्किल समझ में आते हैं कि उसमें अंदर क्या टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट है, क्या समझ में आते हैं कि उसमें म्यूजिकल जो जिनमें इंटेलिजेंट अच्छा होता है ना, तो वो म्यूजिशियन बनते हैं, सिंगर बनते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं, म्यूजिक कंपोजर बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाते हैं, उनमें म्यूजिक में इंटरेस्ट रहता है, जिनको म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा होता है। देन लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, उनका लैंग्वेज पर बहुत अच्छा कमांड होता है। कौन से लोग जो होते हैं, वो पोएट जो होते हैं वो होते हैं, जो राइटर जो होते हैं वो होते हैं, एंकर जो होते हैं वो होते हैं, जिन पर क्या होता है, लैंग्वेज पर बहुत अच्छा कमांड होता है। एंड देन कम्स दी थर्ड जो आता है, वो आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल जिसमें अच्छा होता है ना, ये स्किल अच्छा होता है ना, वो दूसरों को लेकर वो काम करता है। जैसे वो टीचर हो सकता है, वो वन टू मैनी का जो उनका काम होता है। जो ट्रेनर जो होता है वैसा होता है। इंटरपर्सनल अगर आप देखोगे तो इंटरपर्सनल ज्यादा है, क्योंकि मेरा जो काम है लोगों से, वन टू मैनी से कनेक्टेड होने का काम है। तो इंटरपर्सनल मेरा स्किल, जो टीचर होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, इनमें ये स्किल होता है। देन इंट्रापर्सनल, इंटर अलग होता है, इंट्रा अलग होता है। इंट्रा मतलब वो बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। ये लोग कौन से होते हैं, जो स्पिरिचुअल फील्ड में होते हैं ना, जो गुरुज होते हैं, जो योगा सिखाते टीचर होते हैं, योगा कोचेस होते हैं, जो अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, जैसे कि हमारी रश्मि है वैसे ही। देन जो होते हैं रश्मि जो में जो है इंट्रापर्सनल स्किल बहुत अच्छे हैं। ये जो लोग होते हैं ना, अध्यात्म में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, स्पिरिचुअल में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, सेल्फ ग्रोथ में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, दैट इज इंट्रापर्सनल। देन कम्स दी आता है काइनेस्थेटिक स्किल। काइनेस्थेटिक मतलब क्या होता है, उसमें दो प्रकार होता है, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। इतना डीप में नहीं जाना है। काइनेस्थेटिक मतलब जो पूरे बॉडी का यूज करके अच्छा स्किल, मीन्स जैसे डांसर जो होते हैं, एथलेटिक जो होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे बॉडी का यूज करते हैं। उनमें ऐसी स्किल होती है जो पूरे बॉडी का यूज करके वो अपना काम करते हैं, तो ये होता है। एंड देन कम्स द नेचुरलिस्टिक जो होता है, जिनको नेचर से बहुत अच्छा लगाव होता है, नेचर से लगाव, लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनते हैं वो। देन प्लांट्स एग्रीकल्चर में जाते हैं, उनको नेचर से बहुत अच्छा लगा होता है। एंड देन लास्ट कम्स दी स्पाशियल इंटेलिजेंस। ये कौन से लोग होते हैं पता है, साइंटिस्ट, रिसर्चर, जो एक चीज को बहुत सारे एंगल से देखते हैं, ये हो सकता है या वो हो सकता है, उनमें क्रिएटिव स्किल बहुत अच्छी होती है। तो ये 8 प्रकार के 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर। तो इससे क्या पता चलता है कि अरे हमारे अंदर कौन सी इंटेलिजेंस अच्छी है, और इस इंटेलिजेंस के आधार पर हम कौन सा करियर डिसाइड किया जाए। तो ये हमारे इस इंटेलिजेंस से समझ आती है। हमारी रिपोर्ट से ये भी समझ में आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि बच्चों को यस वो एकेडमिक्स में लगाते हैं, वो स्कूल पर उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्पोर्ट में इंटरेस्ट लेना चाहिए, स्विमिंग करना चाहिए, डांस करना चाहिए। तो इस रिपोर्ट से ये भी समझ में आता है कि हमें कौन सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर कंसंट्रेट किया जा सकता है, तो ये भी समझ में आता है। और लास्ट में हमें कौन सा करियर डिसाइड करना है, तो ये भी समझ में आता है। अगर बच्चा जो है, ये हमारे पूरा जो इसमें डीएमआईटी में कवर होता है। मैं एक बार रिपीट करना चाहती हूँ, लर्निंग स्टाइल समझ में आते हैं, क्वेश्चन समझ में आते हैं, देन हमें पर्सनैलिटी समझ में आती है, देन हमें 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस समझ में आते हैं, और बहुत सारे ये मेन पॉइंट्स मैंने जो होते हैं ना, की पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स है जो इसमें कवर होते हैं। अगर आपने आपके अंदर ये सब सुनकर आपको लगता होगा कि मेरे बच्चे को ही इस डीएमआईटी का
इम्पोर्टेंट है या बेनिफिट होगा, पर मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर बच्चा 1 साल से लाइक 4 इयर्स का है, 4 इयर्स तक आप अगर डीएमआईटी बच्चे का करवाओगे तो आपके बच्चे की बिहेवियर आपको समझ आ जाएगी। अगर आपकी बिहेवियर अगर आपके बच्चे की समझ आ जाएगी ना, उसके हिसाब से आप उसको इनपुट देते जाओगे, उसके हिसाब से आप उसकी परवरिश करते जाओगे। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा 6 साल से 12 साल का हो जाता है ना, तब आपको उसका पता चलेगा कि उसके अंदर क्या लर्निंग स्टाइल्स क्या है उसकी, वो समझ में आ जाएगी। फिर बाद में अगर आप बच्चे का 12 से 15 साल 17 साल का अगर बच्चा है, तो आप अगर उसका डीएमआईटी करवाओगे तो कौन से फील्ड में क्या करियर चूज करना है, सॉरी करियर नहीं, उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उसका आईक्यू ईक्यू एक्यू एसक्यू क्या है, ये समझ में आ सकता है। देन अगर 17 साल से आगे का बच्चा है तो उसका आप करियर बता सकते हो। 24-25 साल के आगे के जो लोग हैं उनका आप रिलेशनशिप स्टेटस कैसे हो सकता है, देन उनका आप कैसे बिजनेस, अगर आप दो लोगों को अगर बिजनेस साथ में करना है तो दोनों की पर्सनालिटी कैसी है ये बता सकते हो। अगर कोई बिजनेसमैन है और उनके एम्प्लॉयज को अगर आपको हायर करना है तो उसी हिसाब से आप उनको हायर कर सकते हो। अगर आपने आपकी एम्प्लॉयज की अगर डीएमआईटी करवा दी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये बंदे का इंटरेस्ट है ना इसमें, ये बंदे का स्किल है ना इसमें, तो उसको ना यही काम दिया जाए, तो देखो उसका आउटपुट कैसे आएगा। तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये पूरा जो बेनिफिट्स है, हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग जो है बेनिफिट्स होते हैं। मैरिटल स्टेटस अगर शादी कोई करना चाहते हैं तो कुंडली मिलाने से अच्छा अगर आप डीएमआईटी अगर मिलाओगे तो पर्सनैलिटी आपका समझ आ जाएगा कि सामने वाले का पर्सनैलिटी कैसा है, नेचर कैसा है। तो गुण मिलाने से अच्छा है कि पर्सनैलिटी मिलाओ, इंटेलिजेंस मिलाओ कि कैसे है आपके, क्योंकि आज की जनरेशन को अगर बताया जाए ना कि आप लाइक आपके लाइफ पार्टनर में क्या देखना चाहते हो, अगर आपको लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, तो आप क्या करते हो, उसका नेचर मैच होना चाहिए। तो वो नेचर कैसे मैच होगा, तो इससे मैच होने वाला है। तो बहुत सारे जो बेनिफिट है डीएमआईटी के होते हैं। तो मैं लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि डीएमआईटी अगर आपको पर्सनली किसी से करवानी है तो आप संस्था में कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना है तो भी करवा सकते हो। एक डीएमआईटी प्रोसीजर होता है, अगर आपको डीएमआईटी करवानी है तो इंक्वायरी जनरेट कीजिए। इंक्वायरी करने के बाद हमारी संस्था में जो जो फ्रेंचाइजी है वो आपको कांटेक्ट करेंगे। फिर आपकी क्या होगे, आप उनसे मिलने के बाद आपके जो फिंगरप्रिंट जो होते हैं उसका स्कैनिंग होगा। जो हमारे 10 फिंगर्स होते हैं ना, उसका 30 टाइम्स स्कैनिंग होता है अलग अलग तरीके से। तो उसका स्कैनिंग फिर अपलोड होता है, उस पर एनालिसिस होता है। एनालिसिस होने के बाद रिपोर्ट जनरेट होता है, और जैसे ही रिपोर्ट जनरेट आपके पास आ जाए तो हमारी संस्था के जो काउंसलर है वो आपको कांटेक्ट करके आपकी अच्छी तरीके से उस पर काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं कि क्या है डीएमआईटी, कैसे करना है डीएमआईटी। तो ये सभी चीजें जो होती है ना डीएमआईटी में आती रहती है। तो मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ लास्ट में कि मुझे पता है, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, मैं तो पूछना चाहती हूँ आपको कि मुझे बताओ ये आप कि आप आपके बच्चों के अंदर इन्वेस्ट करते हो क्या बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते हो? बच्चों के ऊपर ऊपर ऊपर, ओके। माने कि जैसे कि क्या करते हो आप, उसको अच्छी स्कूल में डालते हो, अच्छे कपड़े अच्छे बुक्स दिलाते हो, ये क्या हो गया पता है, ऊपर का। हमारा जो पूरा जो होता है ना वो 10 और 90% पर वर्क करता है। हम क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर 90% हमारा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो बच्चों के ऊपर करते हैं, ना कि बच्चे के अंदर हम कभी इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि हम अच्छी स्कूल में डालते हैं, अच्छा उसको एजुकेशन देते हैं, हमें लगता है कि अरे हमने तो पूरा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी, पर नहीं। हम क्या करते हैं, हमारा 90% जो इन्वेस्टमेंट होता है ना तो वो 10% इंपॉर्टेंट चीजों पर करते हैं, पर 10% जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, क्या करते हैं हम 90 जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 90% वाले में वेस्ट कर देते। तो हमारा जो होता है ना, जो इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए ना बच्चों के अंदर होनी चाहिए, ना कि बच्चों के ऊपर होनी चाहिए।
चाहिए। और अगर आपको DMIT को एज अ बिजनेस लेना है ना, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया ना, तो आप दूसरों को बता सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो इंडियंस है ना, तो एक चीज में बहुत माहिर होते हैं। वो कौन सी चीज होती है पता है आपको? कौन सी चीज होती है? क्या लगता है? एक चीज में बहुत माहिर होते हैं, क्या लगता है आपको? कौन सी चीज? कौन सी चीज? किसी को एडवाइस करने में, सजेशन देने में, और वो भी पता है आपको, मुफ्त का। अगर अगर ऐसा कुछ मिल जाए कि अगर आप एडवाइस करो और उसके अगर आपको पैसे मिल जाए, तो कैसा होगा? तो ये DMIT जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप खुद एक्सपीरियंस करोगे ना, तो वो क्या करना है, सिर्फ दूसरों को एक्सपीरियंस शेयर करना है। हमें बेचना नहीं है DMIT, एक्सपीरियंस शेयर करना है। सिर्फ इस एक्सपीरियंस शेयर करने के आधार पर ही आपका जो बिजनेस है वो जनरेट होने वाला है। खुद एक्सपीरियंस, क्या कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले हमें खुद एक्सपीरियंस लेना है और फिर क्या करना है, लोगों को बताना है। इसलिए अंदर की जो इनबॉर्न टैलेंट है, क्या हमारे अंदर काबिलियत है, वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, और पतंग जो होती है अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत तो हमेशा हमें साथ देती है। क्योंकि काबिलियत में इतनी ताकत होती है ना, काबिलियत तो इंसान में इतनी भरी होती है, तो वो जन्नत को भी झुका सकता है। इसलिए एक बार पहचानिए अपनी काबिलियत, तो ये कुदरत है ना, उसको भी हिलाने की जो ताकत होती है ना, वो हमारे अंदर होती है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना से तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।